नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे वो नेता एकदम अच्छे नहीं लगते जो नोएडा के एंकरनियों की फजीहत कराते हैं। अब नोएडा के एंकरनियों का काम यह है कि वो विश्व गुरु की भक्ति में रहें। उनकी भक्ति में जो काम हो सकता है वो करें, ये काम है, उनकी ड्यूटी है। तो क्या नेताओं को नहीं समझना चाहिए कि उनके भक्ति काल में रहना चाहिए? एक फायर ब्रांड प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आज तक ने बिल्कुल सही किया, उनका 1 महीने से बायकॉट कर रखा है। अब आज तक के चैनल में बैठेंगे, आज तक की एंकर मोहतरमा अंजना जी टोका टाकी करेंगी। जिक्र हुआ है उनसे बातचीत में अंजना जी का, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। तो भैया ये जो भक्ति काल है उसको क्यों रोकेंगे? आप सही समझे, राजकुमार भाटी जी की बात करता हूं। जब वो चैनल में बैठते हैं तो फिर गोदी मीडिया के एंकरनियों का सही चेहरा सामने ला देते हैं। मैंने बढ़िया बातचीत की। मैंने पूछा कि अगर आप हनुमानगढ़ी में रोजा अफ्तार कराएंगे तो बीजेपी तो गेम खेलेगी, और क्या चंदा चोरी का मुकाबला रोजा अफ्तार से हो सकता है? हर बार मुसलमान और नमाज क्यों आ जाते हैं? चंदा चोरी आपने की, मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार आपने किया, नृपेंद्र मिश्रा चंपत राय को गिरफ्तार नहीं कर रहे और आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर। राजकुमार भाटी से बात करने में मुझे बहुत मजा आया। आप सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा। लेके चलता हूं सीधा आपको राजकुमार भाटी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका। यूं तो आप मेरे जी। फेवरेट हैं, मुझे आपके लॉजिक, आपके तर्क मेरे मन को बहुत भाते हैं। लेकिन कुछ बातें मुझे बड़ी खराब लगती हैं। आज सुबह ही सुबह मैं जब उठा तो मैंने देखा फेसबुक पे आप एक पत्रकार को, न्यूज़ 24 के पत्रकार को धो रहे थे, आप धुलाई कर रहे थे उसकी। और आप कह रहे थे पिछली वाली जो एंकर थी गर्मा सिंह, वो तो सही करती थी और आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को मौका दे रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब आपको पता है, ऐसा तो है नहीं आपको पता नहीं हो। आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उसमें मीडिया की एक एक बात आपको पता है। ये बेचारे जो एंकर होते हैं, इनका तो दोष होता नहीं है। पीछे मालिक का डील होता है, आपको पता होता है। एंकर को वही काम करना होता है जो मालिक कहता है, जो संपादक कहता है। आपने आज तक पे धुलाई करी, आप न्यूज़ 24 पे धुलाई कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद एंकर जो है ना, आपकी शक्ल देख के यूं करके हाथ जोड़ने लगेंगे कि भाई ये विपक्ष की जगह, ये हमारी ज्यादा धुलाई करता है। आप इतना पत्रकारों पे खफा क्यों रहते भाटी साहब? नहीं, आज तक ने तो पिछले 1 महीने से मेरा घोषित बहिष्कार कर रखा है, क्योंकि आज तक की जो जो फेमस एंकर हैं, जो आज तक की नंबर 1 एंकर हैं, उनके शो में एक वो मौलाना आते हैं गोल टोपी वाले, वो कह रहे थे कि मैं हनुमान भक्त हूँ और मैं हनुमान चालीसा की पंक्ति सुना रहे थे और ये कह रहे थे, और फिर अखिलेश यादव की राम भक्ति पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो मैंने जब अपना जवाब देना शुरू किया तो मैंने ये बोल दिया, उसके लिए मैं थोड़ी गलती भी मानता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा खराब भी मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा अभी जो आपके शो में एक फर्जी हनुमान भक्त जो वो दिखा रहे थे अपनी भक्ति, तो मैं कहना ये चाहता था कि ये तो राजनीतिक रूप से फर्जी हनुमान भक्त हैं, क्योंकि मुसलमान हनुमान भक्त होने का क्या अर्थ है? फिर तो आप धर्म बदल लो। मुसलमान इस्लाम का तो पहला सिद्धांत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। अगर आप दूसरे भगवान में भी विश्वास रखते हो तो फिर आप कहो कि मैं इस्लाम को नहीं मानता। और अखिलेश यादव जी का परिवार, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी तो घोषित हनुमान भक्त थे, उन पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तो एंकर महोदया ने मुझे बोलने नहीं दिया, बीच में चिल्लाने लगी। मैंने कहा मुझे बात तो कहने दो आप अपनी। बोले नहीं, आप ऐसे मेरे एंकर का, मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैं शो छोड़ देता हूँ। बोली अच्छा चलो ठीक है, अपनी बात कहो। मैंने फिर कहनी शुरू की तो बोली पहले माफी मांगो उनसे। तो मैं उनका माइक फेंक के मैं चला आया। उस दिन के बाद लगभग 1 महीना हो गया, आज तक ने मुझे किसी शो में बुलाया नहीं। और मैं संजय जी आपको बता दूं, आप तो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं और बहुत सरल और एक निष्पक्ष व्यक्तित्व आपका है, कि मैंने आज तक किसी चैनल पे, अब तो मुझे बहुत लोग बुलाते हैं, लेकिन जब मैं नया नया था, शुरुआत करी थी मैंने बैठने की, आज तक किसी चैनल पे मैंने ये रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे अपने शो में बुला लो। तो मुझे कोई परवाह ही नहीं है, वो बुलाएं ना बुलाएं। दूसरा, ये जो आप न्यूज़ 24 का कह रहे हैं, ये एंकर महोदय का पहला शो था उस दिन न्यूज़ 24 पे, अखिलेश आनंद जी का। उससे पहले ये एबीपी न्यूज में होते थे। पहले शो में इन्होंने क्या किया कि एक पैनलिस्ट को बुलवाया, दूसरे को बुलवाया, फिर उसका जवाब उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता से दिलवाया। सबसे शुरू में बीजेपी प्रवक्ता को बुलवाया, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलवाया, फिर उनका जवाब दिलवाया, फिर तीसरे को बुलवाया, चौथे को बुलवाया। 25 मिनट बाद वो मेरे पास आए। तो कोई बात नहीं है, मैंने कहा चलो शो का फॉर्मेट है उनका, उनकी दिक्कत है, मैंने मुझ पर कोई है, मैंने अपनी बात कही।
फिर बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा जवाब दिलवाया। बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कोई ऐसी कही जो बिल्कुल झूठ थी, आरोप लगाया हमारी पार्टी के ऊपर। तो मैंने कहा जी मुझे 10 सेकंड दीजिए आप इनका जवाब देने के लिए। तो उन्होंने मुझे 10 सेकंड नहीं दिए, वो फिर आगे चले गए। मैंने उनके शो का बहिष्कार कर दिया, मैं उठ गया, मैंने कहा मैं ऐसे शो में नहीं बैठता। तो मीडिया की ये बात था। जी, जी, जी। जी, जी। मीडिया की बात आप राठी जी कर रहे हैं, तो ये हाल तो ये हो गया है कि आज तक की अंजना ओम कश्यप जी ने वो जो खान सर का विवाद है, 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचर कह दिया। और आप तो सब जानते हैं कि भाई यूट्यूब से पढ़ाई, गांव देहात का आदमी, बिहार का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, झारखंड छत्तीसगढ़ का नौजवान पढ़ता है यूट्यूब से। मैंने उस पर शो बनाया तो आज तक वालों ने भी, अंजना जी ने मुझ पर भी मुकदमा कर दिया उन खान जी, जी। टीचरों के साथ में। लेकिन अब बढ़िया बात यह है कि कोर्ट में वो राजी हो गई है कि भैया मध्यस्थता कर लो, मुकदमा नहीं खेलना। ये जो एंकर के ये वाले जो या चैनल के ये जो चेहरे हैं, आपको लगता है ये जनता तक जा रहे हैं? जनता समझ रही है कि ये मीडिया का प्लान क्या है? मीडिया किस हद तक घिनौनी सांप्रदायिक राजनीति करने लगा है चैनल में बैठ के? ये बात जनता को क्या समझ में आ रही है, लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक तो मैंने जो है मेरी शुरुआत, मेरे करियर की शुरुआत ही पत्रकारिता से हुई। मैंने बाकायदा मैं वेतनभोगी पत्रकार रहा। मैंने 8-9 साल अखबारों में नौकरी की, प्रिंट मीडिया में रहा। मैं 1987 में मैं एक अखबार में नौकरी करने लगा था और 95 तक मैं अखबारों में नौकरी की मैंने, खबरें लिखी। और मैंने एमए हिंदी साहित्य में किया, तो उसमें एक 100 नंबर का पेपर हिंदी पत्रकारिता का होता, तो मैंने वो थोड़ा पढ़ा भी। फिर 95 में मैं एक कॉलेज में लेक्चर हो गया था, वहाँ एमए की नया से वो शुरू हुआ था, फैकल्टी शुरू हुई थी, तो एमए की कक्षा कोई मैं पढ़ाता था और हिंदी पत्रकारिता का पेपर मैं ही पढ़ाता था। तो उस चक्कर में अब जब एमए की कक्षा को पढ़ाते हैं तो पढ़ना बहुत पड़ता है। 4 घंटे आप घर पढ़ के जाओगे तब जाके आप एक पीरियड पढ़ा पाओगे। तो मैंने ठीक से हिंदी पत्रकारिता और बाकी पत्रकारिता को भी पढ़ा है, इसलिए मैं पत्रकारिता पे बीच-बीच में टिप्पणी कर देता हूँ। ये जो अंजना ओम कश्यप का नाम ले रहे हो आप, इन्हें ना तो पत्रकारिता की समझ है, ना इन्हें पत्रकारिता की परिभाषा पता है कि पत्रकार का दायित्व क्या होता है, पत्रकार की ड्यूटी क्या होती है, और ना इन्हें बाकी चीज़ों को कोई नॉलेज है। ये टीपी पे पढ़ने वाले एंकर हैं, टीपी पे जो लिख दे दिया जाता है, ये पढ़ते रहते हैं, सज-संवर के आ जाते हैं मेकअप करके। इनके अंदर कोई गहराई, कोई ज्ञान है नहीं। और मैं सारे एंकर्स पे उँगली नहीं उठा रहा हूँ। टीवी जगत में 10, 12, 15 एंकर ऐसे भी हैं जो बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, जिनमें बहुत गहराई है समझ की, और वो अच्छे सवाल पूछते हैं और जो जायज़ सवाल है वो पूछते हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप जैसे और भी 2-4 नाम हैं, अब नाम लेना ठीक नहीं है, फिर वो उनको बुरा लगता है। वो इतने खोखले लोग हैं कि इन्हें ना तो भारतीय राजनीति की समझ है। अब एक सवाल अक्सर उठाते रहते हैं, आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, विदेशों में अपमान कर रहे हैं। अरे अगर प्रधानमंत्री की आलोचना होगी, सरकार की आलोचना होगी, तो विदेश में आपका सम्मान बढ़ेगा कि भारत में लोकतंत्र है, भारत की साख बढ़ेगी। आप चमचागिरी करके आप अपमान कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र का और भारतीय संविधान का। तो ये बात, छोटी-सी बात इन्हें समझ में आती नहीं है कि आलोचना करना लोकतंत्र में कोई अपराध नहीं है, वो लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। और एक पत्रकार को भी आलोचक की भूमिका में ही होना चाहिए। सरकार जो बताती है वो न्यूज़ नहीं होती है, वो एडवर्टाइज़मेंट होता है। सरकार जो छिपाती है खबर वो है, उसे तो आप लेके आ नहीं रहे हैं। जो सरकार बता रही है उसको ढोल आप पूरे 24 घंटे पीटते हैं। तो ये जो है स्थिति है। और एक एंकर महोदया से मैंने एक शो में कहा, मैंने कहा हमारा अमेरिका का मीडिया तो जब अमेरिका अफ़गानिस्तान का युद्ध चला, 40 दिन तक युद्ध चला दोनों के बीच। तो मैंने कहा अमेरिका का मीडिया तो हमारे मीडिया से बहुत कमज़ोर है, भारत के मीडिया से। तो उसकी समझ में नहीं आई, वो थोड़ी खुश हुई। मैंने कहा देखो, हमारा पाकिस्तान और हमारे बीच में जो वो चला था ऑपरेशन सिंदूर, मात्र 3 दिन चला था। 3 दिन में हमारे एंकर्स ने आधे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था। कोई लाहौर को कब्जा करके बैठा था, कोई इस्लामाबाद को, कोई जो तो। और अमेरिका का मीडिया 40 दिन में एक भी शहर पे कब्जा नहीं कर पाया अफगानिस्तान के। तो फिर वो शर्मिंदा हुई, उन्हें समझ आई, कह रही हम तो सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे। अरे झूठ बोल के आप उत्साह बढ़ा रहे थे, आप देश की जनता को और दुनिया को तो गुमराह कर रहे थे। तो इन एंकर्स की हालत बहुत दयनीय है। मैं तो समझता हूँ कि आज के युग की सबसे बड़ी समस्या और सबसे भयंकर बीमारी ये एंकर नाम का प्राणी है।
ये जिस तरह की अफवाह फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। एक एंकर ने मेरे शो में कहा था, बहुत चिल्ला के, बहुत तेजी से चिल्ला के, मैंने कोई तर्क रख दिया था। मैंने बोल दिया था कि मंदिर से पहले अस्पताल की जरूरत है देश को। तो चिल्ला के बोले कि जब मंदिर जाएंगे तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। यही वाक्य था उसका। जब मंदिर जाएंगे तो अस्पताल, और राम मंदिर का मुख्य पुजारी अगले ही दिन आईसीयू में भर्ती था, जो मुख्य पुजारी हैं वहां के। तो ये पता नहीं क्या हाँ, काहे की एंकरिंग इसमें करते हैं। इसमें इसमें क्या दो राय है कि कोरोना काल में सारे मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए थे, जी। ताले पड़ गए थे और अस्पताल खुले हुए थे। ये 100% मैं आपकी बात नहीं, से सहमत हूँ कई कि लोगों को खराब लग अस्पताल। जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनकी आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं कतई आस्था पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। आपकी आस्था का पूरा सम्मान, आप अपनी आस्था बनाए रखिए, लेकिन आस्था को मूर्खता में परिवर्तित मत करिए। ठीक आस्था बात केवल है कहीं। भगवान के हाथ जोड़ने तक रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप बीमारी का इलाज भी मंत्रों से करोगे और आप पर्चा निकलवा दोगे और आप भविष्य बता दोगे और आप जो है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दोगे मंत्र बोल के। ऐसी मूर्खताओं में कम से कम मत पड़िए। मैं ये देख रहा हूँ भाटी साहब की मौका भी आप लोग दे देते हैं। गोदी मीडिया के चैनल पे कल घंटों घंटों प्रोग्राम चल रहा था कि देखिए साहब, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी पे आप लोगों ने नमाज पढ़वा दी, रोज अफ्तार करा दिया। तो मुझे लगा कि चंदा चोरी से मुद्दों से भागने का कितना बढ़िया उपाय है। इनके पास सारे ट्रम्प कार्ड रहते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो आपकी हनुमानगढ़ी की रोजा अफ्तार कार्यक्रम है, ये चंदा चोरी में भारी पड़ जाएगा? लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने भगवान राम के मंदिर की जमीन करोड़ों रुपए ब्लैक में खरीदी, मंदिर की छत पकने लगी, चंदा चोरी सामने आ गए, चंपत राय पे गिरफ्तारी नहीं, नृपेंद्र मिश्रा का नाम नहीं। आपको लगता है कि आपकी हनुमानगढ़ी की रोजा अफ्तार इन सब पे भारी पड़ जाएगा? नहीं, पहली बात तो हनुमानगढ़ी में कोई नमाज हुई नहीं थी। वो कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे इन्होंने नमाज कराई थी। फिर योगी जी चुनौती दे रहे हैं कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करा सकते हैं। तो देश के नागरिकों को तो योगी जी से सवाल पूछना चाहिए कि आप जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वाना क्यों चाहते हैं? क्या हनुमान जी इतने कमजोर हैं कि उन्हें जामा मस्जिद का सहारा लेना पड़ेगा? या क्या हिंदुओं के पूजा पाठ अब हमारे संस्कार क्या दूसरे धर्म के धर्म स्थलों पे होंगे? और यही माहौल ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रामनवमी का जुलूस निकलता है तो मंदिर के सामने से चुपचाप निकल जाते हैं, मस्जिद के सामने ही जाके डांस होता है, वहीं पे जाके नारे लगते हैं, वहीं जाके डीजे बजता है। तो ये जो उन्माद फैला रहे हैं और झूठ बोलने में ये बहुत माहिर हैं। योगी जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ ये भी चल रहा है कि टिन्नू यादव की 980 बार अखिलेश जी से बात हुई थी। योगी जी ने तो सदन में ये भी बोला था कि 86 में से 56 एसडीएम यादव बन गए थे। हालांकि 56 में से 86 बोल दिया था उन्होंने गलती से, लेकिन वो कहना चाहते थे 86 में से 56। आज तक उसकी सूची नहीं दे पाए। तो योगी जी लगातार झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूं कि लोग अब थोड़ा थोड़ा समझ तो रहे हैं कि ये धार्मिक उन्माद जो पैदा कर रहे हैं, ये अपने पापों को छिपाने के लिए पैदा कर रहे हैं। इनकी चोरी पर चर्चा ना हो, इनकी डकैती पर चर्चा ना हो, और ये बचे रहें। क्योंकि अगर इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गहराई से जांच होगी, निष्पक्षता से, तो योगी जी तक लपट जरूर पहुंचेंगे। बिना योगी जी की सहमति के और हिस्सेदारी के इतनी बड़ी डकैती हो ही नहीं सकती थी, संभव ही नहीं। और आपको जिस लगता है तरह अब, कि योगी जी जी जी, योगी जी पे आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं? लोग ये कहते हैं योगी जी ईमानदार है, पैसा नहीं लेते। आप कह रहे हैं कि हिस्सा भी उनको मिलता होगा। ये तो गंभीर आरोप नहीं, अगर योगी जी ईमानदार होते तो 5 मई को अविनाश शुक्ला के घर पे पुलिस ने और ट्रस्ट के लोगों ने छापा मारा था और 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। योगी जी उसी दिन एफआईआर करा देते, योगी जी के बुलडोजर उसी दिन निकल पड़ते, अगर योगी जी ईमानदार होते। योगी जी से ईमानदारी की अपेक्षा करना तो मूर्खता ही होगी। योगी जी बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण है हर मामले में। पार्टी देख के, पार्टियों की जाति धर्म देख के योगी जी की राय बनती है कि अब क्या करना है। 20 दिन बाद एफआईआर हुई है। 20 दिन चोरों को पूरा मौका दिया गया है कि अपना चोरी का माल इधर उधर कर दो ताकि सबूत ना मिले, और अपने सबूत मिटा दो। 20 दिन बाद एफआईआर हुई है। 20 दिन बाद भी पुलिस ने क्या किया, 8 लोगों को गिरफ्तार करके उनकी रिमांड नहीं मांगी कोर्ट में, उन्हें जेल भेज दिया। वो तो बाद में जब मीडिया में हल्ला मचाया है और विपक्ष ने आवाज उठाई है, तब एक एक करके 1-2 की रिमांड मांगी है। ये पहली चोरी मैं देख रहा हूं जिसमें पुलिस रिमांड नहीं मांग रही। 5,000 रुपए की चोरी में भी पुलिस रिमांड मांगती है कि अभी और सबूत मिलेंगे और माल मिलेगा।
तो ये जो इतना उदारता पुलिस दिखा रही है, क्या बिना योगी जी की सहमति के दिखा रही है? और जिस तरह उसे लीपापोती की जा रही है, सबूत मिटाए जा रहे हैं, तो ये संभव ही नहीं है कि बिना योगी जी की मिलीभगत के ये हो रहा हो। भाटी साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इन लोगों को हुनर तो आता है। आपके नेता को, अखिलेश यादव को, ये स्थापित कर रहे हैं साहब वो मुसलमानों के रहनुमा हैं, हिंदुओं की बात नहीं करते। जबकि मैं पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैंने खुद उनको नवरात्रि में उपवास रखते हुए देखा है, उनको, डिम्पल जी को बच्चों के पैर धोते हुए देखा है। नेताजी के करीब तो मैं बहुत रहा हूँ, मैंने नेताजी को बहुत करीब से देखा है। उनको हनुमान जी का उनका दंगल, उनकी पहलवानी, हनुमान जी की पूजा सब मैंने देखी है। लेकिन मास्टरी हुनर राजनीति में इस बात का होता है कि आप अपने विरोधी को कैसे स्थापित कर दो। क्या आपको लगता है ये छवि को अखिलेश यादव मौलाना है, अखिलेश यादव मुसलमान है, इस तरह की जो ये फीलिंग फैलाने की कोशिश होती है, गोदी मीडिया के एंकरनियां भी इसमें साथ देते हैं, क्या लगता है आपको समाज में एक टाइम में तो बहुत फैल गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास तौर से मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये बात बड़ी स्थापित हुई थी। क्या अखिलेश यादव का आचरण, अखिलेश यादव का व्यवहार उस छवि को तोड़ने में कामयाब हुआ है? क्या वो एक विकासशील नेता के रूप में स्थापित हो पाए हैं, या एक वैज्ञानिक सोच के नेता के रूप में स्थापित हो पाए हैं? आप लोग उनके लिए ऐसा माहौल बना पाए हैं, या जनता में ईमानदारी से बताइए, अभी भी ये है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, हिंदुओं की बात नहीं करती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो षड्यंत्र है या जो उनका नैरेटिव बनाने का कुचक्र है और जो जो झूठे आरोप लगाते हैं, उसका मुकाबला तो हम कर सकते हैं बहुत आराम से। उनके नैरेटिव को तो हम तोड़ देते हैं। लेकिन जब मीडिया उनके पक्ष में जो झूठ खड़ा हो जाता है और उनके झूठ को आगे बढ़ाता है लगातार, और मीडिया सच नहीं दिखाता, उससे हमें नुकसान होता है। इसकी इसकी इसका मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी का व्यवहार और उनके निर्णय और उन्होंने जिस तरह से, देखिए 2024 के चुनाव में ये नैरेटिव लगभग टूट गया। अब अखिलेश यादव एमवाई के नेता नहीं है, अखिलेश यादव पीडीए के नेता हैं, और पीडीए समाज ये महसूस कर रहा है कि हमारी आवाज अगर उठा रहे हैं। मेरठ में घटना हुई, दलित बेटी की हत्या हुई, उसमें पुलिस ने आंदोलनकारियों के ऊपर जो वो किया, उनका उनके ऊपर अन्याय किया, एसएसपी ने चांटे मारे एक वकील को। बहन जी उनके पक्ष में बोल रही हैं, बहन जी आंदोलनकारियों के खिलाफ बोल रही हैं, और अखिलेश यादव जी उनसे मिले भी हैं, उन्हें आर्थिक मदद भी दी है। तो इन चीजों के मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है कि अगर दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी का परिवार, सैफई परिवार, जो नजदीक से लोग जानते हैं, जो निष्पक्ष लोग हैं, वो उन्हें ये पता है कि नेताजी और उनका परिवार, अखिलेश जी का परिवार, जो जितने हमारे तीज त्योहार होते हैं, उन्हें इन बीजेपी वालों से ज्यादा आस्था के साथ और ज्यादा नियम और सांस्कृतिक नियमावली के साथ मनाते हैं। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो। अखिलेश जी हर दिवाली होली पे सैफई में मिलेंगे आपको। पूरे सारी पूजा पाठ की जाती है, सारे तीज त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये तो अब जो कोई बुद्धू व्यक्ति हो तो ये विश्वास कर सकता है कि अखिलेश जी हिंदू विरोधी हो सकते हैं या हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं है। वरना धीरे धीरे ये नैरेटिव टूट रहा है बीजेपी का, ये कमजोर पड़ रहा है। और जो भाटी साहब, नेताजी के ऊपर, कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप बार बार, जब ऐसा मुद्दा आता है, जब चंदा चोरी आती है, जब चोरों की बारात निकलती है, तब ये आरोप लगा दिया जाता है नेताजी ने कार सेवकों पर गोली चलाई। लेकिन हकीकत यह है कि उस समय प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा थे। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव बहुत मायने रखता है, सारे फैसले देता है। मैं दो बातें नहीं समझ पा रहा। पहली बात कि नृपेंद्र मिश्रा को, जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई, इस बात का आरोप लगता है और बहुत लोग नाराज हैं, उनको राम मंदिर का ही सबसे मुखिया, ट्रस्ट का अध्यक्ष क्यों बनाया गया आपके हिसाब से? दूसरी बात, ये बात समाजवादी पार्टी क्यों नहीं उठा रही कि पहली गिरफ्तारी नृपेंद्र मिश्रा की होनी चाहिए? ट्रस्ट की जमीन खरीदने में छत कैसे टपक सकती है? पहली बारिश में मंदिर की छत कैसे टपक सकती है? नृपेंद्र मिश्रा को क्या मीडिया, क्या पॉलिटिकल पार्टी अभी भी सेफ पैकेज दे रही है? कौन ताकत है जो नृपेंद्र मिश्रा का नाम सामने नहीं आने दे रहा? आप लोगों को सड़कों पे आकर नृपेंद्र मिश्रा, सबसे पहले चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा गिरफ्तार करें, एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे आप लोग? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जो गोली का जो जिक्र करते हैं, गोली कांड का, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आदरणीय नेताजी, तो उनकी जिम्मेदारी थी कानून का पालन करने की।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचने दिया जाए। और ये नृपेंद्र मिश्रा अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि गोली चलाने का आदेश तो मैंने दिया था, मैं कंट्रोल रूम में था। नेताजी ने तो केवल इतना कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, ढांचे को नुकसान न पहुंचने दिया जाए। तो ये बात ठीक है। और फिर उन्हें निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया गया और निर्माण में अनेक घोटाले हुए हैं। वो दीनानाथ वर्मा आरोप लगा रहे हैं कि हमसे 40% कमीशन मांगा जाता था। तो 40% कमीशन पे अगर मंदिर निर्माण होगा, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो संजय जी ये आम हो गया है कि 50% तक कमीशन निर्माण कार्यों में चल रहा है। अभी यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक ओवर ब्रिज बना लगभग 800 करोड़ की लागत से, और वो 1 महीना नहीं चल पाया। 1 महीने में वो सड़क टूट गई उसके ऊपर से, पहली बारिश में ही। तो यहाँ ग्रेटर नोएडा में, हम तो यहाँ नोएडा में रहते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा में 50% तक कमीशन आम हो गया है। और जो सड़कों के 50%? निर्माण 50%, मतलब टेंडर ही इस शर्त पे दिए जा रहे हैं और खुली लूट मच गई। कोई सड़क इनकी ऐसी नहीं है। दिल्ली देहरादून मार्ग धंस गया, आपका जो है लखनऊ कानपुर मार्ग धंस गया, उसकी साइड धंस गई, टूट गया वो। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कितने गड्ढे पड़ गए, कितने दुर्घटनाएं हुई हैं। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने, 304 किलोमीटर लंबी सड़क हमने 12,000 करोड़ में बनाई, 40 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। आज भी 16 में चालू हो गई थी, 16 से 26 है, 10 साल में आज भी उस सड़क में कोई शिकायत नहीं। योगी जी ने गोरखपुर में एक, और ये 6 लेन चौड़ी सड़क है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर की 4 लेन चौड़ी है, वो योगी जी ने 7200 करोड़ में बनाई, यानी 80 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। और वो 1 महीने बाद ही उसकी 1 लेन बंद करनी पड़ी, वो बारिश में धंस गई। तो हमारी आधी कीमत पे बनाई हुई सड़क में कोई शिकायत नहीं है, इनकी दुगनी कीमत पे बनाई हुई सड़क धंस जाती है। तो भ्रष्टाचार तो साफ दिखाई देता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पैसा कौन लेता है, कहाँ जाता है इतना सारा पैसा भाटी साहब? आपका शायद सिस्टम कुछ हैक कर रहा है भाटी साहब। ठीक ठीक है। हेलो भाटी साहब, ये पैसा जो है आप आरोप लगा रहे हैं, ये पैसा कौन लेता होगा, कहाँ जाता होगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं योगी जी तो ले नहीं रहे हैं, तो फिर ये हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए कहाँ जा रहा होगा? आपको आइडिया है कुछ? ये जो विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं, पार्टियां बदलवाई जाती हैं, चुनाव में अंधाधुंध धन खर्च किया जाता है, ये सब क्या हो रहा? और मैंने तो, मेरे पास वो डिटेल नहीं है, शायद आपके पास हो। गोरखनाथ मंदिर का भी कुछ आंकड़ा आया था कि 2017 में और उसकी कुल संपत्ति कितनी थी और अब कितनी है, वो भी सैकड़ों गुना बढ़ी है, लगभग 100 गुना गोरखनाथ पीठ की प्रॉपर्टी बढ़ गई है इन 9 साल में। पहले ही जांचें कम नहीं है मेरे खिलाफ, ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स, ईडी, और आप ऐसी बात कह के एक तो मुकदमे और करा देंगे मुझ पे भी। इससे तो वो नोएडा वाले चैनल वाला ठीक है, आपको बोलने नहीं देते। भाटी साहब, आपकी छवि एक विवादित नेता की भी बन रही है। आप लोग बहुत कस के अपनी कुरीतियों पर जब हमला करते हैं तो ब्राह्मण समुदाय को बड़ी मिर्ची लगती है, और मैंने भी कई आपके तर्क सुने हैं। आप क्यों पंडितों को इतनी मिर्ची लगाते हैं? मतलब विचारों को कर रहे हैं, अगर कुरीतियों का पालन कर रहे हैं, करने दीजिए। कुछ कमा खा रहे हैं ब्राह्मण लोग, तो कमा लेने दीजिए। आप क्यों इतना परेशान करते हैं ब्राह्मण समुदाय को? नहीं, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से दिल की बात बताऊं, मुझे बहुत पीड़ा है इस तरह के आरोपों को सुन के जो मेरे खिलाफ लगते हैं कि ब्राह्मणों को गाली दे दी, उन्हें जाटों के खिलाफ बोल दिया, इसके खिलाफ बोल दिया। क्योंकि मैं स्वभावतः बहुत मिलनसार और बहुत उदार व्यक्तित्व का, उदार सोच का आदमी हूँ, और मैं सबका, हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। मैं ब्राह्मण समाज का भी बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ, दलित समाज का भी सम्मान करता हूँ, और मैंने ब्राह्मणों के खिलाफ एक शब्द कभी नहीं बोला। पाखंड के खिलाफ मैं बोलता हूँ, ऊंच नीच के खिलाफ बोलता हूँ, धार्मिक जो उन्माद है, नफरत की राजनीति, उसके खिलाफ बोलता हूँ। अब उसे कई ब्राह्मण मित्र अपने खिलाफ बोलना लगा लें तो मेरी गलती है नहीं। अब मैं धीरेन्द्र शास्त्री के पाखंड पे अगर सब प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ और मैं चुनौती दे रहा हूँ कि मेरा पर्चा निकाल दे, वो मैं जो 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, तो इसे ब्राह्मण समाज के लोग अपने खिलाफ बोलना लगा लें तो मैं तो उनकी बुद्धि पर तरस सिखा सकता हूँ।
अब पीछे जो एक दोहे को लेके जो मुझे गालियां खानी पड़ी, वो कार्यक्रम ही इस बात पे था कि भारतीय समाज में जातियों को लेके बनी मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतें। तो मैंने 2-3 कहावतें सुनाई। मैंने पहले गुर्जर और अहीर के खिलाफ कहावत सुनाई और फिर ब्राह्मण के खिलाफ जो थी वो सुनाई, और मैंने कहा ये दोनों ही गलत हैं और ये दोहा इतना खराब है जो ब्राह्मणों के खिलाफ है कि मैंने कभी जीवन में बोला नहीं है और मैं अब भी माफी के साथ सुना रहा हूँ। उस पूरी बात को तो लोग सुन नहीं रहे, कह रहे जी ब्राह्मणों को गाली दे दी। लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध लोगों ने मुझे उसमें समर्थन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने, विनोद अग्निहोत्री जी ने, अशोक कुमार पांडे जी ने, विनोद शर्मा जी हिंदुस्तान टाइम्स के जो संपादक रहे हैं, अपूर्व जोशी संडे पोस्ट निकालते हैं, और जमुना प्रसाद उपाध्याय जी बहुत बड़े कवि हैं। अच्छे अच्छे पत्रकारों ने, साहित्यकारों ने, बुद्धिजीवियों ने ब्राह्मण समाज के अंदर से मुझे सपोर्ट दी। उससे मुझे एक राहत मिली कि कुछ लोग कहीं खराब होते हैं लेकिन सारे लोग खराब नहीं होते, सही बात का समर्थन करने वाले लोग भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, कुरीतियों पे बोलना चाहिए। मैं खुद मुखर होकर बोलता हूँ, तो मुझे भी ब्राह्मण समाज से कुछ लोग होते नहीं बुरा बुरा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाटी साहब, मुझे मजा आता है आपसे बात जी करके। आपको परेशान करता रहूंगा मुझे, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात जी करके। थैंक यू। ये थे राजकुमार भाटी जी, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसलिए कायल हूँ कि कुछ पंडित जी लोग, मेरी बिरादरी के लोग, बड़े इनको मिर्ची लगती हैं, लेकिन जो दुर्भावना के तहत की जाए वो तो गलत है। लेकिन जो ये कुप्रथाएं हैं तरह तरह की, ये जो समुदाय में चल रही हैं, इन पे टिप्पणी, टीका टिप्पणी कौन करेगा? मंदिरों में चोरी हो रही है, कौन बोलेगा? क्यों भैया मुख पुजारी ब्राह्मण बनेगा, उसमें कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं? कोई दलित, कोई पिछड़ा क्यों नहीं बन सकता मंदिर का पुजारी? ऐसी बातों पे बोलना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू समाज को एकजुट होने की बात करते हैं, लेकिन आरएसएस का चीफ पंडित ही होगा, मंदिर का मुख पुजारी पंडित होगा। इन परंपराओं को कोई तो तोड़ेगा। मुझे अच्छा लगता है भाटी जैसे लोग, नेता और भी होने चाहिए, जो समाज की इन कुव्यवस्थाओं पर, ऊंची जातियों के वर्चस्व पर, पिछड़ों दलितों की उपेक्षा पर खुलकर बोले। समाज को अगर एकजुट रखना है तो ये सब बातें उठानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।